कुछ ऑब्जेक्टिव्स। चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को क्या कहते हैं? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आउटलाइन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाता है हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, गोलीय दर्पण का द्वारक के नाम से जानते हैं या फिर एपर्चर के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा दर्पण है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ? किसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है? तो वह है हम लोगों का कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, प्लेन का इनफाइनाइट होता है फोकल लेंथ यानी अनंत होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक? विच ऑफ द कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ? सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? तो रेड का। इसलिए रेलवे सिग्नल का कलर हो जाए या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल का कलर जो होता है या फिर सूर्य का जो कलर होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो काफी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऑन विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स? तो आई के किस पार्ट पे इमेज बनता है? वह आई के आंख के किस भाग पर इमेज बनता है? तो वो है रेटिना, है ना। रेटिना के भाग पे इमेज बनेगा। पुतली जो होता है वो प्रकाश कितना जाएगा नहीं जाएगा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है? पुतली। कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया आंख का वह भाग होता है जहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन अगर बोला जाए सबसे ज्यादा आंख के किस भाग में होगा तो बोलेंगे कॉर्निया में। और आइरिस क्या करता है? आइरिस किसी भी आंख का जो कलर होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, आंख का जो ये कलर है वो डिफाइन करता है आइरिस। और साथ ही साथ पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम किसका रहता है? आइरिस का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, ये 4 का आंसर को क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा रेटिना। 4 का क्वेश्चन नंबर ए रेटिना हो जाएगा आंसर। ठीक है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो जैसे कि देखिए माध्यम, किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो पानी, लोहा, कांच, निर्वात। या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होता है? तो सबसे ज्यादा जो इसमें रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम अगर देखते तो सबसे ज्यादा है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दूरदृष्टि वाला व्यक्ति साफ साफ देख पाता है या फिर जो फार साइटेड आई होता है वो क्लियरली देख पाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, नजदीक का उसको देखने में सॉरी दूर का वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, नजदीक को देखने में कठिनाई होती है, मतलब नजदीक को देख पाता है वो। ठीक है। और जो दूर दृष्टि वाला होता है वो नजदीक की वस्तु को, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख पाएगा बट नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो ये दूर की वस्तुओं को साफ साफ क्या करेगा? देख पाता है बट नजदीक। उल्टा करते हैं हम लोग, है ना। निकट दृष्टि दोष वाला बोला जाएगा तो निकट दृष्टि दोष में उसको निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा बट दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में तो दूर दृष्टि दोष बोला गया तो दूर का वस्तु साफ साफ दिखेगा बट निकट का साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये दूर दृष्टि दोष में तो दूर की वस्तु को वह साफ साफ देख सकता है। ठीक है। चलिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो जो अभिसारी किरण पुंज होता है वह समतल दर्पण पर जब आपतित, तो एक कन्वर्जिंग बीम जब प्लेन मिरर पे आपतित होता है, जो रिफ्लेक्टिव बीम होगा वो भी क्या होगा? कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, अभिसारी होता है। नेक्स्ट, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, किसी एक कलर का लाइट को अगर, जैसे श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश क्या 7 रंगों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। उसी टाइप से क्या नहीं होगा? तो अब श्वेत प्रकाश तो 7 कलर का बना हुआ है। अब एक वर्णी है, एक वर्णी मतलब कोई एक कलर का ही बना हुआ है, तो एक कलर तो बहुत सारे पार्ट्स में नहीं टूटेगा ना, 7 कलर में नहीं टूट सकता है, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, बाकी बची सभी चीजें होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 वायु में कांच के उत्तल लेंस है। सिंपल से इसका है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है या शक्ति क्या होती है? तो उत्तल लेंस का जो शक्ति होगा वह क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस की शक्ति पावर जो होती है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। अगर बोलेंगे पावर ऑफ इसका पावर ऑफ प्लेन मिरर का पावर क्या होगा? तो 0 होता है, याद रखिएगा। प्लेन लेंस का, समतल लेंस का जो पावर होता है वो 0 होता है, याद रखना ये बात। समतल लेंस का पावर 0 होता है। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होता है? हाउ मेनी टाइम्स विल लाइट रे इंसिडेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ अ
स्फेरिकल वाटर ड्रॉप अंडरगो रिफ्रैक्शन, यानी स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है, जल की बूंद है, उसमें कितना बार रिफ्रैक्शन होगा, कितना बार अपवर्तन होता है, तो उसमें टोटल 2 बार अपवर्तन होता है। तो ये बात माइंड में रखना है ना। एक बार जब इन करता है जल में, जल की बूंद में एक बार जब प्रकाश इन करेगा, फिर जल की बूंद से एक बार जब प्रकाश बाहर निकलता है। वो स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाया जाता है, हमेशा गर्म तार में ही स्विच लगाए जाते हैं, हॉट वायर में स्विच लगाया जाता है। स्विच आर ऑलवेज कनेक्टेड इन हॉट वायर। जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल किसका यूनिट है, वर्क का, कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। तो वर्क बटे चार्ज, वर्क बाय चार्ज क्या होगा, ये वोल्ट होता है, तो ये वोल्ट का यूनिट है। जूल पर कूलम क्या कहलाएगा, वोल्ट, या पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलम वोल्ट कहलाता है, याद रखना। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं। एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर को 1 ओम बोलते हैं, रट लेना है अच्छे से। 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर सेकंड वॉट, 1 जूल बटे 1 सेकंड वॉट होगा। एम्पियर 1 कूलम्ब बाय 1 सेकंड, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकंड एम्पियर। ओम 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। वोल्ट 1 जूल बाय 1 कूलम, ध्यान से सुनिएगा, 1 जूल बाय 1 कूलम, घर में जाके रिवाइज करना है इसको। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, तो इसका सभी जानते हैं हम लोग, टेस्ला होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वेबर, फैराड, और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो चलना ही है ना, ठीक है। तो फैराड जो होता है, ये फैराड कैपेसिटेंस का मात्रक होता है ना, धारिता का मात्रक होता है, ऐसे माइंड में रख लीजिए, आगे पढ़ना है इसको। धारिता का मात्रक या कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होगा, फैराड होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज इलेक्ट्रिक बेल वर्क। तो इलेक्ट्रिक बल्ब किस इफेक्ट पर करता है, चुंबकीय प्रभाव पर, यानी क्या किसी भी करंट पास करते हैं और वह चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर यह काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डायनेमो बदलता है, डायनेमो, डायनेमो चेंजेस। डायनेमो क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, डायनेमो चलाते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, वो विद्युत ऊर्जा। बट अगर मोटर का बात करते हैं, तो मोटर में हम लोग करंट देते हैं, फिर मोटर घूमने लगता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, तो डी, ये मोटर वाला ऑप्शन हो जाएगा और ये डायनेमो हो जाएगा। तो ये माइंड में रखना है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत ऊर्जा को, ये दोनों तो होगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो डायनेमो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को उसको चलाते हैं, तो उससे विद्युत जनरेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक का रंग किस किस पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक का जो रंग है वो बेसिकली वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करता है। द कलर डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है। अब देखिए प्रकीर्णन के बारे में बताए थे आप लोग को, एक सेकंड, प्रकीर्णन के बारे में बताए थे क्या, कि जब कोई भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब बहुत ही हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तो पड़ने के बाद उस सूर्य की किरणों को पहले वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर चारों साइड छितरा देते हैं, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। परावर्तन क्या होता है, जब कोई भी लाइट किसी भी शाइनिंग सरफेस से, किसी भी सतह से टकरा कर वापस आता है, तो उसको परावर्तन बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश कितने भाग में बढ़ जाए, 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपना मतलब अपना रास्ता बदल देता है, अपना उसके पथ में विचलन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये 17 है। तो क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग कंसल्ट होकर सुनिएगा, और अगर कुछ ऐसा पॉइंट्स लगेगा कि नहीं हमको लिखना है, तो लिख लो, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव की वजह से आपका इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं करवा रहा, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो भी बताया जा रहा है आप लोगों को। एक मोटर कार के पश्चात दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर कार। मोटर कार के बगल में जो मिरर लगा रहता है, कौन सा मिरर होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जैसे हम लोग कार के बगल में मिरर लगा हुआ रहता है, पीछे जो ट्रक आ रहा है, ट्रक का भी इमेज बन जाता है, तो ट्रक तो बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में मिरर में बहुत छोटा इमेज बनता है, तो वस्तु से छोटा इमेज बनता है, और वास्तविक सॉरी आभासी बनता है, याद रखना है, आभासी बनता है और वस्तु से काफी छोटा बनता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने में इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत भाग बल से कम हो जाता है, ईएमएफ से कम हो जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम इसका डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के ठीक मध्य बीम के लिए आवर्धन होगा, तो आवर्धन कितना होता है इसका, तो ध्रुव और फोकस के बीच में, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब काफी बड़ा होता है और वस्तु काफी छोटा होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 कब होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का ऊंचाई और फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो जाए।
सी कब होगा? जब प्रतिबिंब बहुत छोटा बने और वस्तु बहुत बड़ा बनता है, तब सी होगा। यहाँ पे क्या है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होता है वो काफी बड़ा बनता है और वस्तु छोटा बनता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। द मैग्निफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लेइंग एट द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में अगर कोई मिरर को, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते कॉनकेव मिरर में, तो वस्तु का जो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो बड़ा बनेगा और ऑब्जेक्ट जो होगा छोटा बनेगा। तो अगर ऊपर बड़ा रहे और नीचे छोटा रहे तो ऑब्वियस आंसर दो होगा, ये दोनों तो होगा नहीं ऑप्शन में। जीवाश्म ईंधन के जलने से किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? जब जीवाश्म ईंधन को हम लोग जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हैं, तो कौन कौन सा, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये तीनों प्रकार का ऑक्सीजन निकलता है उससे, तो नॉर्मली बोल सकते हैं इनमें से सभी। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोधकता बोले तो रेसिस्टिविटी का एसआई मात्रक, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए या फिर प्रतिरोधकता आ जाए, दोनों एक ही चीज है, तो ये होता है ओम मीटर, है ना, ओम मीटर याद रखना है, ओम मीटर। ठीक, अच्छा ये वाला भी देख लो, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है ये। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन का दर करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज करते हैं, तो हमेशा वो वोल्ट के बराबर, ईएमएफ के बराबर होता है, और ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट। ये माइंड में रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन करेंगे तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होगा, माइंड में याद रखना है। वॉट तो बताए, विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। जूल कार्य का मात्रक जूल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मात्रक होता है ईएमएफ, ईएमएफ का विभवांतर है ना, विभवांतर का मात्रक हो जाता है वोल्ट, 22 का वोल्ट हो जाएगा। समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो जो होमोजेनियस मीडियम होता है, एक समान मीडियम में, तो प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है, इन स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरा है, तो इससे पहले ये हम लोग पढ़े हुए थे, तो क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उससे वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? तो इतना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में बोला जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 9.11 गुना 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर ये पूछ दिया जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 6.25 गुना 10⁻18 10⁻18। ठीक है, तो ये एक कूलम्ब में होते हैं, बट यहाँ पे बोला गया एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब होते हैं, तो 1.6 10⁻⁻19। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनिल याद रखना है, अनिल, अनिल अम्ल नीला को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है, तो इसमें अम्ल वाला कौन है? देखिए 7 या 7 से ऊपर, 7 से लेके 14 तक क्षार होता है, 7 to 14 बेस होता है, 0 से लेके 7 तक ये अम्ल होता है। तो 0 से 7 में अम्ल कौन वाला? ये वाला 2, है ना, 2 अम्लता को दिखाएगा। तो अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेड में, तो हमेशा एसिडिक मीडियम होगा, तो एसिडिक मीडियम का पीएच वैल्यू होता है 2। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, ये तो बेसिक चीज, एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो 26। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? सल्फर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सल्फर का एटॉमिक सल्फर का परमाणु संख्या कितना होगा? सॉरी, सल्फर का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 286 के एलिमेंट के आधार पर 286, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की, ये एनोडीकरण कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम कॉल्ड एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जस्तीकरण क्या होता है? जिंक का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक है? देखिए ये भी एल्केन का पार्ट है, ये मिथेन बोलते हैं इसको, इसको इथेन बोलते हैं, इसको प्रोपेन बोलते हैं, बट ये देखिएगा तो ये इथीन है, इथीन, समझे, C2H4, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील C2H4 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स हैज मोस्ट रिएक्टिव? तो इथीन हो जाएगा, C2H4। व्यंजक चूर्ण का क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर, इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं खड़िया या चौक का फॉर्मूला बोलते हैं। CaOH का हॉल 2, इसको स्लैग्ड लाइम बोला जाता है, यानी भाखड़ा चूना के नाम से जानते हैं। अब आगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन
टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, तो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, याद रखना, वो क्षारीय होता है। साबुन भी क्षारीय नेचर का होता है, सर्फ भी क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक समूह कौन है, कार्बोक्सिलिक मतलब एसिड वाला समूह, तो COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है। CO कीटोन है, और O डबल बॉन्ड बॉन्ड O बॉन्ड ये क्या है, ईथर है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, ईथर है, ठीक है। तो इसमें इसका 34 का आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण, तो ऑब्वियस है, सभी जानते हैं हम लोग, SO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज एसिड रेन SO2 की वजह से होता है, कंफ्यूज करके CO2 में नहीं लगा देना, SO2 की वजह से। निकेल का परमाणु संख्या क्या है, तो निकेल की परमाणु संख्या क्या होता है, काउंट करो। निकेल का जो परमाणु संख्या होगा वो क्या होगा, 29 निकेल की परमाणु संख्या होती है। निकेल कॉपर जिंक, निकेल कॉपर जिंक ये होता है जी, निकेल कॉपर जिंक, तो 26 देख लीजिएगा, 1 to 30 के बीच में आपको ये सब चीज याद रखना है। नेक्स्ट है कॉपर निकेल जिंक, 29 होता है इसका, है ना, उल्टा हो गया ना, 29 होता है, याद रखिएगा। और निकेल की परमाणु संख्या 29 होती है। अब आगे है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया, यानी एन आयरन नेल वाज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर एन हाफ आवर, आधे घंटे बाद इट वॉज ऑब्जर्व डेट यह पाया गया कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन चेंज्ड, कलर जो है सॉल्यूशन का चेंज हो गया, द सॉल्यूशन वाज टेस्ट ट्यूब। तो मतलब क्या होगा, तो देख लो, सबसे पहला काम क्या है कि लोहा से कम अभिक्रियाशील कौन है, तो देखो लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है Zn, Fe तो होगा नहीं, Al भी नहीं होगा, तो CuSO4 नीला कलर का होता है। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में जब हम लोग क्या डालते हैं, लोहे की कील को डालेंगे तो वह क्या चेंज में कन्वर्ट कर देगा, वो FeSO4 में बना लेगा, उसका कलर जो होता है वो जनरली हरा होता है, तो वो ब्लू से क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी उस सॉल्यूशन में होगा। चलिए आगे, एथेनॉल को C2H4 के साथ H2SO4 के साथ गर्म करने पे कौन सा गैस बनेगा, तो C2H4 यानी C2H4 याद रखिएगा आप लोग, इथीन गैस बनता है, रट के रखना, इथीन गैस बनता है जब भी एथेनॉल 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 बोले तो C2H5OH को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन ethanol is heated with the concentrated H2SO4 then we get what, C2H4, है ना, C2H4 इथीन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हीरा किसका अपर रूप है, किसका एलोट्रॉप है हीरा, तो कार्बन का एलोट्रॉप है हीरा, ठीक है। अब आगे है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा, तो ये तो स्टेटमेंट है, हाउ लॉन्ग अ वायर कैन बी मेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो 2 किलोमीटर लंबा वायर ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए सोना को मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट बोलते हैं, कि मोस्ट मतलब डक्टाइल मतलब होता है कि उसको लंबे तार के रूप में इसको खींचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है, तो कौन है जल में विलय, तो अगर कार्बन डाइसल्फाइड ये भी सहसंयोजक यौगिक बना रहा है, सहसंयोजक यौगिक जितने भी होते हैं वह जल में अविलय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया अविलय है, मीथेन भी सहसंयोजक यौगिक है, बेंजीन भी सहसंयोजक यौगिक है, ये तीनों सहसंयोजक यौगिक है, तो ये जल में विलय होगा नहीं। ग्लूकोज जो होता है ये जल में विलय होता है, तो नॉर्मली ग्लूकोज घुल जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में ग्लूकोज लगाएंगे। कौन अमलगम है, तो अमलगम में पिछले दिन में बताया गया था, कोई भी धातु को अगर पारा के साथ मिक्स कर देते हैं, कोई भी मेटल को अगर हम लोग मरकरी के साथ मिक्स कर दे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अमलगम बोलते हैं। तो इसका जो आंसर NaHG हो जाएगा, सोडियम है और Hg है इधर। अब 42 पे आते हैं, एथिलीन का यूपैक नेम क्या होगा, तो एथीन इसका नाम होगा, इथीन, एथिलीन का C2H4 इसका नाम हो जाएगा इथीन। कॉपी में लिखवाया गया सारा चीज देख सकते हो आप। ब्यूटेनॉन, नॉन है, ऑन लगा हुआ है, तो जब भी ऑन लग जाए तो वो कीटोनिक समूह का, एल्डिहाइड में क्या होता है, अल लगता है लास्ट में, अल, एल्कोहलिक में ऑल लगता है लास्ट में, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉन है, तो ये कीटोनिक समूह का ग्रुप है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉन C4H8O, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, तो कीटोनिक ग्रुप का हो जाएगा ये आंसर। एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में, एल्काइन बोला गया है एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है सिनेबर किस धातु का अयस्क है, सिनेबर जो होता है वो Hg का अयस्क है। उसी टाइप से एल्युमिनियम किसका, एल्युमिनियम जो होगा वो का अयस्क क्या होगा, तो बॉक्साइट होता है, Mg का डोलोमाइट होता है, और Fe का ये हेमाटाइट मैग्नेटाइट ये सब होता है, तो याद रखिएगा Mg मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट होगा, Fe का अयस्क क्या हो जाएगा, हेमाटाइट होता है या फिर मैग्नेटाइट होता है, और इसका एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा, मिट्टी भी होता है एल्युमिनियम का अयस्क अगर बात कर रहे हैं तो ये बॉक्साइट होता है, बट खनिज के रूप में बात करेंगे तो मिट्टी होता है, और Hg किसका अयस्क है, सिनेबर का अयस्क है,
ठीक है। Hg का अयस्क से निवार है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है ये फ्लेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है, ठीक है। कैल्सिनेशन, कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण किससे करेंगे हम लोग? कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड अयस्क के जगह पे, सांद्रण के जगह पे अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए बात किया जाए तब वहां पे भर्जन या फिर इसको जिसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सही आंसर होगा, एक सेकंड, 47 का सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, याद रखना। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। विच गैस इज लिबरेटेड ऑन द कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस टाइम में कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज है ना, पराबैंगनी किरणें जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के बाद ओजोन गैस बनता है, वो हमारे ओजोन लेयर में रहता है। ओजोन लेयर क्या करता है? जो भी पराबैंगनी किरणें आती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 49, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे औधात्विक गुण वाला है? औधात्विक गुण, जो सबसे ज्यादा औधात्विक गुण रहे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन में सबसे ज्यादा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा औधात्विक गुण क्या है, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, औधात्विक गुण किसका है? तो वह है फ्लोरीन, याद रखिएगा, फ्लोरीन सबसे अधिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा बोले तो CuSO4 × 5s2, ये नीला थोथा या तूतिया बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं इसको। ब्लू विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4 × 5h2। नेक्स्ट चलते हैं 51 में, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, पॉल्यूशन फ्री सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये तीनों ही पॉल्यूशन मुक्त एनर्जी देता है, तो डेट्स वाई ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध होते हैं। 3 आबंध किस में होंगे? 3 आबंध होते हैं एल्काइन में। तो एल्काइन ग्रुप का कौन सा पार्ट है? देखो यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे, CnH2n+2, ये एल्केन हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6, 2 8, ये भी एल्केन ग्रुप का है। 3 एक है यहाँ पे, सी क्या गया, कुछ नहीं तो 1 को 2 से गुना किए, 2 जोड़ दिए 4, ये भी एल्केन ग्रुप का। 3 को 2 से गुना किए 6 और इसमें 2 घटा दिए 4, C3H4, ये हो जाएगा तब एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन याद रखिएगा, एल्काइन क्या होगा? CnH2n-2, CnH2n-2, याद करते हैं। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, साथ साथ बोलना है, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्किन का फॉर्मूला CnH2n। अगर बोलेंगे एल्काइन का फॉर्मूला तो CnH2n-1, ठीक है। ये सब माइंड में रखना है आपको अच्छे से। अब आगे बोला, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक, जब भी बेंजीन का बात किया जाएगा, बेंजीन से रिलेटेड सब जितने भी यौगिक के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो एरोमेटिक यौगिक कौन सा है? बेंजीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक कंपाउंड? बेंजीन, रट के रखना इसको, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। उच्च वसा अम्लियों के सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण, उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण को क्या बोलते हैं? साबुन। माइंड में रख के रहना है ना। प्लास्टिक क्या होता है? इथीन को जब बहुत ज्यादा हम लोग पोलराइज करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इथीन को जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टिक बनता है, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये माइंड में रख के लीजिएगा कि सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड जो सोडियम साल्ट होता है, उच्च वसा अम्लीय जो होता है, सोडियम लवण जो होगा उसको क्या बोलेंगे? साबुन। 54 का हो जाएगा आंसर, साबुन। चलिए नेक्स्ट, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n², याद रखना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। माइंड में घुमाते जाना है, 2n²। एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2n²। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8। उसी टाइप से के एल एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 18। एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 32। इस टाइप से माइंड में रखना है इसको अच्छे से। 2n²। साइटोन का आकार, साइटोन किसका भाग होता है? बताए थे आप लोग, साइटोन न्यूरॉन का पार्ट है। तो साइटोन किसकी तरह? स्टार लाइक होता है, एकदम तारे की तरह बना हुआ रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट 57, कौन पादप हार्मोन नहीं है? भैया पादप हार्मोन होता है टोटल 5। कौन कौन? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो क्या क्या देख लो, एथिलीन है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, तो ऑक्सीटोसिन कोई पादप हार्मोन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में फेफड़ा, यकृत, श्वासनली, वृक्क। तो यूरिया रक्त में कहां से? यकृत से प्रवेश करता है। फ्रॉम वेयर डज द यूरिया इंटर द ब्लड? लीवर से, याद रखना, फ्रॉम वेयर डज द ब्लड? लीवर से।
ठीक, इंटर द ब्लड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक का जैव जैव मतलब जिसमें प्राण जान है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग में बी द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो कवक हो जाएगा क्योंकि तापमान में कोई वो तो लिविंग थिंग नहीं है, वायु लिविंग थिंग नहीं है, मृदा लिविंग थिंग नहीं है, सजीव नहीं है, तो कवक इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 में चलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुक्त से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुक्त से क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। इसको जाइगोट याद रखिएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के कंबाइन करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है ये। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट जो होता है, जो प्लांट वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो कोशिका रिक्तिकाओं में, छाल में, पत्तियों में, ये सब में संचित रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। 62 में चलते हैं। सामान्य अनुशीथिलन दाब है ना, डायसिस्टोलिक प्रेशर, तो 80 mmHg होता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर बोलेगा तो 120 mmHg। याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर ऐसे रिमाइंड में मेरे साथ साथ बोलना है ना। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 120 mmHg। डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 80 mmHg। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं? तो समजातंग होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसकी संरचना के दृष्टिकोण से, संरचना याद रखिएगा, समजातंग का डेफिनेशन बोले, संरचना के दृष्टिकोण से तीनों की संरचना एक जैसी होती है लेकिन काम अलग अलग। मनुष्य का हाथ कुछ पकड़ने में हेल्प करता है, बिल्ली का हाथ चलने में हेल्प करता है, चमगादड़ का हाथ अग्रपाद जो होता है वो अलग अलग काम में मदद करता है। काम सबका अलग है। याद रखिएगा समजातंग का आप लिख भी सकते हैं, समजातंग का वैसे अंग जिसकी संरचना एक समान होती है, संरचना के दृष्टिकोण से एक समान, परंतु कार्य अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? समजातंग। और समजातंग क्या होता है? जो संरचना के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होते हैं, जो संरचना के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होते हैं परंतु दोनों का कार्य अगर सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? असमजातंग। बात है समझ में? ठीक, तो ये बात माइंड में रखना है। जैसे कि चमगादड़ का और तितली का पंख, तो पंख, तितली का पंख बहुत कोमल होता है, चमगादड़ का पंख देखोगे तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत मजबूत होता है। तो दोनों का पंख का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, बट दोनों कार्य क्या कर रहा है? उड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो असमजातंग हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको। अवशेषी अंग में क्या होता है? जैसे मनुष्य में अवशेषी अंग में क्या होता है? तो अपेंडिक्स को हम लोग मनुष्य में क्या बोलते हैं? हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। चलिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो देखो जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। तो भोजन का संवहन कौन करेगा? भोजन का संवहन यहाँ भोजन संवहन। ठीक है। अगर ऑक्सीजन संवहन का बात करेंगे, हमारा अगर हमारे बॉडी में अगर बोला जाए ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो वो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट पर्सन है? 32। सभी जानते हैं 32 दांत तुम्हारा तोड़ देंगे, ऐसा वाला डायलॉग बोलते हैं हम लोग। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है ना, नर लिंग हार्मोन है। और अगर एस्ट्रोजन बोले, याद रखना, एस्ट्रोजन बोले, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, तो वो मादा हार्मोन है। याद रखिएगा, मादा हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। और एंड्रोजन क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूरॉन वह हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल किया जाता है? तो वह डेंड्राइट। याद रखना इसको भी, डेंड्राइट। डेंड्राइट से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है ना, अनुवांशिकी के पिता बोलते हैं ग्रोगर जैन मेंडल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। तो प्रकाश अभिक्रिया तीनों पर निर्भर करेगा, जल पर भी, क्लोरोफिल पर भी, सूर्य की रोशनी पर भी। इसको सब चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, सारा चीज चाहिए, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, सब पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो मूत्राशय में किसके द्वारा जाता है? तो यूरेटर्स के द्वारा जाता है, मूत्रवाहिनी द्वारा जाता है ना, मूत्रवाहिनी द्वारा जाता है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन अ किडनी इज ट्रांसपोर्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय में किडनी से यूरिन किसके थ्रू जाता है? तो यूरेटर मूत्रवाहिनी के द्वारा जाता है। नेक्स्ट है रक्त क्या है? तो रक्त एक टिश्यू है। रक्त एक ऐसा टिश्यू जिसका पीएच वैल्यू 7.3 के आसपास रहता है, तो टिश्यू हो जाएगा, रक्त एक टिश्यू है। ठीक है। नेक्स्ट है फूल में नर जनन अंग है। तो वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर बोलते हैं इसको। ठीक है। जाइनोसियम बोला जाता है। पुंकेसर जो होता है ये नर जनन अंग है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में क्या है? तो ये एंड्रोशियम है ना, ये बात माइंड में रखना। एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। अब 73 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया था? जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस वर्क किए हैं बायोलॉजी में ये। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? विच द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है 74 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये ग्रास नली होता है, सबसे लंबा भाग होता है ये। सॉरी, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो ये छोटी आंत जो होती है सबसे लंबी होती है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये माइंड में रखना है
है ना, कुछ मीटर लंबा होता है ये। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका, वॉस डिफरेंस जो होता है ये मादा जनन तंत्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वॉस डिफरेंस होता है, शुक्रवाहिका होता है, ये माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है 76, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिए मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, फ्लाई में, दैट्स व्हाई फ्लाई को भी बीमार हुआ, चिपटा करोगे तो खून नहीं निकलता उससे, व्हाइट तिलचट्टा में भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वेत रक्त WBC का जीवन काल कितना होता है? 12 से लेके 20 दिन तक का जीवन काल होता है WBC का। अगर बोलेगा RBC का जीवन काल तो 120 दिनों का होता है। अगर बोलेगा प्लेटलेट्स का जीवन काल, हमारे थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स पिट्टा में जिसको बोला जाता है, 7 से 10 दिन होता है, रट के रखिएगा। WBC का 12 से 20 दिन, RBC का 120 दिन, अगर हम प्लेटलेट्स का बोलेगा तो प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध द माइक्रोग्राफिया जो है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब आगे पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन ऑब्वियस है क्या कि कोशिका विज्ञान कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान नाम से क्लियर है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी के बारे में बात करते हैं। साइटोजेनेटिक्स मतलब ये भी अनुवांशिकी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 80 लास्ट है, यहाँ पे पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो इसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, बस हो गया।